आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। कल मैं शाम को 1-1.5 मिनट के लिए मैं लाइव आया था इवॉल्व इंडिया के फेसबुक पेज पे और मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि आज मैं जो बात करने वाला हूँ, 2 टॉपिक है हमारे पास आज बातचीत करने के लिए। पहला ये कि क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका भविष्य है? क्या आपको लगता है कि सेफ शॉप में आप बिल्कुल सिक्योर हैं? और दूसरा, एसोसिएशन का क्या पावर है, कितना इंपॉर्टेंस है आपके सक्सेस में, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और इस बातों को विस्तृत रूप से बताने के लिए मुझे आप सभी को लेकर के चलना होगा। मेरी जो जर्नी रही है, जो सक्सेस का जो यात्रा रहा है पूरा का पूरा, उसको मुझे दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के शायद आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस इंडस्ट्री का महत्व क्या है, इस इंडस्ट्री के अंदर जिंदगी बदलती कैसे है और एक अच्छा एसोसिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यूज हैं। ये दोनों चीज़ों को मैं सही तरीके से जस्टिफाई कर पाऊंगा। जो हैं वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। तब तक मैं अपनी कहानी को यहाँ से, जो स्टोरी है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम संजय तिवारी है और हम लोग 3 भाई और 2 बहन हैं। मैं एक मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं पूर्वी चंपारण जिले से आता हूं, बिहार प्रांत के पूर्वी चंपारण जिले से। कि आज से करीब 22 साल पहले जब मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से जब मैं दिल्ली आया था, तो मैं उस वक्त की बात करूंगा, क्योंकि सेफ्स ऑफ बिजनेस में आने से पहले की जो जीवन यात्रा थी, जो लाइफ था, वो कुछ अलग था। और आज आप जो सुन रहे हैं वो डिफरेंट है बिल्कुल। तो आज से 22 साल पहले जब मैं आया था दिल्ली शहर के अंदर, तो पहले दिन से जब मैं घर से दिल्ली की तरफ आया, तो मुझे विरासत में 2 चीज़ें मिली थी जो पिताजी ने मुझे दी थी। एक ईमानदारी और दूसरा हार्डवर्क, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया गया था बचपन से। और ये लेकर के मैं आया और दुनिया भर की आंखों में सपने कि चलो दिल्ली में कुछ करेंगे, पढ़ाई लिखाई करते हुए कहीं ना कहीं मुझे कुछ नौकरी मिलेगी। और ये सोच करके मैं आया। और चूंकि पढ़ाने का आदत था शुरू से, जब मैं 10th पास आउट हुआ था, उसके बाद से ये स्ट्रगल जारी हो गई थी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी आगे की पढ़ाई करनी थी, उसके लिए मैं खुद स्ट्रगल किया। तो स्ट्रगल और एक जो हार्डवर्किंग था, वो मेरे लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थी। मैं आया दिल्ली के अंदर और दिल्ली में आने के बाद 1-1.5 साल तक मेहनत किया। जगह जगह पर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, कुछ होम ट्यूशन्स लिया। और 1.5-2 साल का जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ, तो उस एक्सपीरियंस के गेन करने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, अब मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलनी चाहिए अपनी खुद का। तो मैंने अपने दोनों भाइयों को, सुबोध जी को और सुधीर जी को, वहाँ से बुला लिया और साथ मिलकर के हम तीनों ने यहाँ पे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया। और बहुत ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, इंस्टीट्यूट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 साल बीता, 4 साल बीता, 6 साल बीता, 8 साल बीत गए और हम मान चुके थे कि शायद जिंदगी ऐसे ही चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक हम किराए के मकान में हैं, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जितने पैसे चाहिए, 20-25 हज़ार रुपये जिंदगी चलाने के लिए, इतना काफ़ी है, चल जाएगा। इससे ज़्यादा ना तो कोई समझाने वाला था, ना कोई दिखाने वाला था, और इससे ऊपर के ड्रीम के बारे में ना कोई बताने वाला था। और दोस्तों, इस तरीके से जिंदगी चल रही थी। अचानक लाइफ में एक मोड़ आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है सामने, और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के मेरे छोटे ब्रदर, यंगर ब्रदर, जो इस बिजनेस में सीनियर हैं, मरकरी हैं, सुबोध जी आते हैं। और सुबोध जी की बातचीत चल रही होती है संजय गुप्ता सर से, और वो गुफ्तगू देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि कुछ जरूर है, कुछ सीक्रेट है। तो मेरे कानों में जब ये बात आई, जब मैंने इस प्रपोजल को देखा, इस अपॉर्चुनिटी को देखा, इस बिजनेस प्लान को देखा, तो प्लान को देखने के बाद, चूंकि भाई वाली बात थी और हम तीनों लोग मिलकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे, उसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व था। मेरी वाइफ भी इन्वॉल्व थी, जो जूनियर सेक्शन को संभालती थी। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, उसमें सुबोध जी फिजिक्स पढ़ाते थे, सुधीर जी मैथ्स का क्लास लेते थे, और पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन था। ये बिजनेस प्लान आया तो ना बोलने का कोई कारण नहीं था, बिकॉज सब लोग साथ थे और शुरू से एक यूनिटी वाली बात थी। वो विश्वास, वो समर्पण एक दूसरे के प्रति था, वो जुड़ाव था। तो नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हमने करना शुरू किया, प्लान देखा, समझ में आ गया, और ये समझ में आया कि नहीं, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। मैथमेटिक्स जो दिख रहा था कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और हमने
अंदर से उतनी इच्छा नहीं थी, फिर भी फैमिली वाली बात थी, हमने करना शुरू किया, स्टार्ट किया। शुरुआती दिनों में धीरे धीरे पार्ट टाइम किया और जैसे समर्पण देखता गया, सुबोध जी का लगाव सुबह से लेकर के शाम तक का जो बिजनेस के प्रति जो उनका डेडिकेशन था, वो देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं भाई, मुझे भी करना चाहिए। मैंने भी इनिशिएटिव लिया। लगभग 1-1.5 साल के बाद मैं भी इस बिजनेस में पूरी तरीके से फुल टाइम उतर गया। और फिर क्या था, हम तीनों ने मिलकर के अपनी जिंदगी की बेहतरीन पारी खेलनी शुरू की। कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम, एक सुबह निकलने के बाद रात को कितने बजे वापस आ रहे हैं मालूम नहीं। न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना। एक बार मॉर्निंग में निकले, ये पता है कि मैं कितने बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे निकल गया तो निकल गया। और निकलने के बाद रात को कितने बजे वापस आएंगे ये तो पता ही नहीं होता था। जितने बजे तक प्लान हो, 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे, मालूम नहीं। और उस तरीके से ताबड़तोड़ लगातार हमने मेहनत किया, दिन रात लगा करके। एक नशा था, एक पागलपन था कुछ कर गुजरने की। और ये बिजनेस की खासियत यही है। लोग पूछते हैं कि क्यों करें बिजनेस को। बाहर की दुनिया में आपके टारगेट को अचीव करने के लिए, आपके गोल को सेट करवाने के लिए, आपको पुल करने के लिए, आपको पुश करने के लिए कोई नहीं है दोस्त। यहां पर here there is someone in front of you who always set your target, who always push you to achieve your target। जो यहां पर कोई है जो आपको लिफ्ट करता है। तो यहां पे एक बहुत शानदार चीज मेरे को देखने को मिली और जिसका नतीजा था, इसका रिजल्ट ये मिला कि गोल्ड से पर्ल के बीच में लगभग हम गोल्ड लेवल पे थे। तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी। सुबोध सर ने सिल्वर लेवल पे, उन्होंने वैगनार कार खरीद लिया था। और फिर हम सब लोग लग करके एकदम लगते चले गए। ये जो हार्डवर्क था उसका परिणाम आना शुरू हुआ था। अभी 2 गाड़ी आई थी फैमिली के अंदर, लेकिन अभी बहुत सारी कहानियां बाकी थी, बहुत सारा अभी रिजल्ट आना बाकी था। और इस हार्डवर्क को करते करते जब गोल्ड पर्ल हुए, तो उसके बाद हमें सबसे बढ़िया चीज अगर इस बिजनेस के अंदर कोई चीज देखने को मिली, आप मेहनत तो कर रहे हैं, हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन हार्डवर्क के साथ आपका एसोसिएशन किन लोगों के साथ है, आप किन लोगों के साथ, किन के छत्र छाया में पल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मैं कल ये बात बोला था कि मैं पावर ऑफ एसोसिएशन की बात करूंगा कि आप किन लोगों के साथ, किन के हाथ में है, आपका सराउंडिंग्स क्या है, आपका एटमॉस्फेयर क्या है, आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, वो किस तरीके का है। मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे इवॉल्व इंडिया जैसा परिवार मिला, मुझे ऐसे लोगों के एसोसिएशन के अंदर रह के काम करने का मौका मिला, ऐसी कंपनी मिली जिसके अंदर एक बिलीव सिस्टम था। मैं कोई इंटरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। इंटरेक्शन ये नहीं कि हाय हेलो हुआ और चलते गए। एसोसिएशन इज समथिंग डीपर कंसेप्ट, वो कुछ बहुत अंदर का, बहुत गहराई का कंसेप्ट है। एसोसिएशन जहां पर आपका देयर इज एक्सचेंज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। एसोसिएशन मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ योर वैल्यू सिस्टम। यहां पर मुझे लगा कि जबरदस्त तरीके का एक माहौल है। मैं घर से लेकर के और बाहर तक इवॉल्व इंडिया के एक लीडर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन मैं आज यहां पर एक चीज जरूर बोलूंगा कि इस कर्म क्षेत्र के अंदर मेहनत करते समय घर में ही मेरे सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग मेरे ब्रदर मिले, सुधीर जी। हार्ड वर्किंग क्या होती है मैंने उनसे सीखा है। यंगर ब्रदर सुबोध जी ने जिस तरीके से जो बैलेंस मेंटेन किया कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस बीइंग एज ए अपलाइन एज वेल एज यंगर ब्रदर, भाई का भी रोल करना है और अपलाइन का भी रोल करना है, वो जबरदस्त। मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि द पर्सन हु नोज शेयरिंग, अपनी बातों को कैसे शेयर करना है, अपने इमोशंस को कैसे शेयर करना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे इंटीमेट करना है, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो द पर्सन हु नोज शेयरिंग, द पर्सन हु नोज केयरिंग एंड ओवरऑल the man who is super daring is the name of सुबोध जी, जो मेरे ब्रदर हैं, आज मरकरी लीडर हैं। और यहां नहीं, एसोसिएशन मिला मुझे, आगे बढ़ा। मैंने देखा कि विल पावर किसको बोलते हैं, मैंने मान साहब से सीखा है। मैंने जोश किसको बोलते हैं इवॉल्व इंडिया के अंदर, वो मैंने अजय पिल्ले सर से सीखा है, मैंने अमित मिश्रा जी से सीखा है। बहुत ऐसे लीडर हैं। मैंने लीडरशिप किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, ये मैंने हर सर और दीपक सर से सीखा है। सो दिस पीपल हैव राइट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम।
एंड यू नो, आपका एसोसिएशन जहां पर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो, जहां पे आपके इमोशंस का एक्सचेंज ऑफ योर इमोशंस नहीं हो, जहां पर एक्सचेंज ऑफ योर थॉट्स नहीं हो, जहां पे राइट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम नहीं हो, तो वो एसोसिएशन किसी काम का नहीं है. बट इवॉल्व इंडिया विच सच ग्रेट काइंड ऑफ एसोसिएशन, जहां पे कैसा भी आदमी अगर आता है तो वो एसोसिएशन के बदौलत, वो हार्डवर्क और एसोसिएशन मिलकर के आपकी जिंदगी जबरदस्त हो जाती है. आपको दिखने लग जाता है कि आपको जाना कहां है. तो मुझे इन लोगों का साथ मिला और मैं सबसे बोलूंगा कि आपको भी यू हैव टू मेक एसोसिएशंस विच हैव रियली राइट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम. एक ऐसे जगह पर और ऐसा माहौल बनाए, ऐसी कंपनी क्रिएट करें, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो. वो आपको देखना पड़ेगा टू होम यू आर गोइंग टू एसोसिएट विद, किस तरीके का एसोसिएशन है. कहीं ऐसा तो नहीं कि उस एसोसिएशन के अंदर ऐसे लोगों के साथ आप एसोसिएट हो रहे हैं जिसमें शकुनी और मंथरा जैसे लोग हैं जो आपकी जिंदगी को चौपट कर देंगे. पता चलेगा कि अगर ऐसे लोग जिंदगी में आ गए तो सब कुछ किया दया, सब खत्म. और जितने भी लोग लाइफ में, हिस्ट्री इतिहास गवाह है इस बात का कि जितने भी लोग खराब हुए हैं, जितने भी लोग बर्बाद हुए हैं, जितने भी लोग कहानियां सुनाते हैं अपनी बर्बादी की, कहीं ना कहीं अपने एसोसिएशन के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को, इस तरीके से लोगों को अपने अंदर, अपने एसोसिएशन में शामिल कर देते हैं जो शकिंग वैम्पायर्स का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आपका पूरा एनर्जी को वो चूस जाते हैं, खत्म कर देते हैं. तो कहीं आप ऐसे लोगों के संसर्ग में तो नहीं है. और दोस्त, आई वॉज लकी एनफ, मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे इवॉल्व इंडिया जैसा एसोसिएशन मिला और उस एसोसिएशन का पावर मिला. मेरा हार्डवर्क था साथ में, दोनों मिलकर के काम किया. नतीजा ये था, उसका परिणाम क्या मिला? परिणाम ये था कि मैं जब एमरल्ड बना, और एमरल्ड बनते ही हम दिल्ली शहर के अंदर हमने 3 फ्लोर का एक घर बना लिया था. हम तीनों भाई रेंट के मकान से हम शिफ्ट हो गए अपने घर के अंदर. ये रिजल्ट था एसोसिएशन का, ये रिजल्ट था हमारे हार्डवर्क का. अगर इस तरीके से लोग नहीं मिले होते, अगर ऐसा एसोसिएशन नहीं मिला होता, तो शायद यहां तक हम नहीं पहुंचते. इस हार्डवर्किंग के अंदर हर वो लीडर जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के पहले दिन से भरोसा किया, जो खड़ा रहा, जिसके पैर कभी डगमगाए नहीं, जिसका विश्वास कभी डोला नहीं. मैं तारीफ करूं पहले दिन से मिस्टर चितरंजन का, मिस्टर प्रभात का, जो दिल्ली में काम करते रहे, मिस्टर बीके सिंह का, मिस्टर सुधीर जी का. ये वो लोग थे जो पैसे से ज्यादा अहमियत रिलेशंस को देते थे. उनके लिए रिश्तों की वैल्यू थी और वो लोग खड़े थे साथ में. लेकिन यहीं तक ऐसा नहीं था कि एमरल्ड हो गया, घर बन गया और उसके बाद गेम खत्म. ऐसा नहीं था. अपलाइन वो जो लगातार आगे का टारगेट आपका सेट कराए, अपलाइन वो जो आपको आगे का रास्ता दिखाए. अभी जीवन का जो वृत्तांत है वो आगे बढ़ना शुरू हुआ. लाइफ यहां से आगे निकला. एक प्रोग्राम हुआ, मुझे याद है कि 2010 के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर एक प्रोग्राम हुआ पटना के अंदर. और दीपक सर को मालूम था कि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं. उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया. उन्होंने बताया, 2 दिन पहले की बात थी, कि ऐसे ऐसी बात है, तुम्हारे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है, लोग तो पता नहीं कहां कहां जाकर के काम करते हैं, तुम लोग दिल्ली में ही रहोगे या बाहर भी जाकर के काम करोगे. शायद वो इस तरीके से अगर सूचना नहीं मिली होती, सर ने मुझे थोड़ा सा वो उस तरीके से इंसिस्ट नहीं किया होता, तो शायद वो जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट शायद नहीं आता. थैंक्स गॉड और थैंक्स टू दीपक सर कि वो जानकारी दिए. और 2 दिन के अंदर अंदर मैं पहुंचा बिहार में. और जाने के बाद वहां जब मैं पहुंचा तो 2 दिन के अंदर कई सारे लोगों को टेलीफोन करना, कांटेक्ट करना, लोगों को बुलाना. और पटना के प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ चंद लोगों को लेकर के बैठा था. कुछ चंद लोग थे. उसे पहले भी 1-2 बार विजिट किया था मैं, लेकिन वहां पर उस समय सक्सेस मिली नहीं थी. तो मुझे लगा कि शायद पता नहीं बाहर में मैं टिक पाऊंगा या नहीं टिक पाऊंगा. लेकिन इस बार जो 2010 की बात मैं बता रहा हूं, जब गया था तो मैं एक इरादे लेकर के गया था कि इस बार आर या पार मुझे कुछ ना कुछ करके आना है. टिकट भी कंफर्म नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे मैं पहुंच गया था. और जब उस प्रोग्राम के अंदर पटना के इवॉल्व के अंदर मैं पहुंचा था, इवॉल्व तो किसी और का था, हम तो उसमें कुछ चंद पासेज अरेंज करके और वहां पर पहुंचे थे. और दोस्तों, उस प्रोग्राम को देखने के बाद आग लग गई. 17 लोगों को मैं बैठाया था उसके अंदर. और उस 17 में से लोगों का फॉलोअप करने के लिए मुझे याद है कि 5 बजे मॉर्निंग में सुबह उठ करके मैं सबसे पहले एक गेस्ट के घर में पहुंचा. लोग सो रहे थे एंड आई नॉक द डोर. शायद वो सो रहे थे, उनका कार्यक्रम 7 बजे 8 बजे शुरू होता, लेकिन मेरा जो काम था वो काम ये था कि उस इंसान के घर से बाहर निकलने से पहले मुझे पकड़ना था. और मैंने पकड़ा.
5 बजे सुबह मुलाकात की और वहां से हमने शुरुआत की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक इंसान को छोड़ करके जितने लोग इवॉल्व के अंदर मेरे टीम, मतलब मैंने जिन गेस्टों को बुलाया था मैंने लगभग सबको ज्वाइन कराया। और ज्वाइनिंग कराने के बाद एक निर्णय लिया कि नहीं, फैमिली में हम 3 भाई तो कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर शहर के अंदर मेरी जो सिस्टर है, जो जिसको कुछ चंद रुपए मिलते थे, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ा करके किसी भी तरीके से वो जिंदगी को सर्वाइव कर रही थी। तो मेरा वहां पर पहला रोल ये था कि मैं अब यहां से बहन को अपलिफ्ट करूं, सिस्टर को अपलिफ्ट करूं, मिसेस सुधा पांडे। और मैंने ज्वाइन कराया, उनकी ज्वाइनिंग डाली, वहां से मैंने काम करना शुरू किया। मैं तो बोल करके गया था कि मैं इवॉल्व में जा रहा हूं, और इवॉल्व में जाने के बाद हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद इवॉल्व के बाद जैसा भी होगा, तो जैसा माहौल बनेगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं गया तो 20-25 दिन और 1 महीना लग जाएगा, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं काम करना शुरू किया वहां पर, कभी मुजफ्फरपुर तो कभी मोतिहारी, कभी 100 किलोमीटर दूर तो 100 किलोमीटर कभी उधर, और इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी लगा रहता था। कब सुबह और कब रात, कब दिन, पता नहीं। रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, दबा करके काम करना शुरू किया। पहले वाली गलती नहीं की कि मैं वापिस आया तो गया नहीं। इस बार मैं वापिस आया 20-25 दिन के बाद, तो दिल्ली में आने के बाद, यहां पर हफ्ता 10 दिन रुकने के बाद, यहां के नेटवर्क से मिलने के बाद फिर दोबारा मैं वापिस चला गया। और वापिस गया दोस्तों, मैं अगर बताऊं, पुराने टाइम की बात है कि ऐसी जगह पे जहां पर रहने के लिए कुछ जगह नहीं थी, क्योंकि होम टाउन मोतिहारी था, रहना था मुझे मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर में न कोई घर का ठिकाना न कुछ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं दिन में मोतिहारी रहूंगा कि मुजफ्फरपुर रहूंगा, सुबह कहां जाना और कब आना मालूम नहीं। एक सुबह 5 बजे हम उठते थे, मुझे मालूम है, और जो पुराने लोग हैं उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है। और रात को 11 बजता था, 12 बजता था। शुरुआती दिनों में इतने पैसे उस लेवल पे नहीं होते कि हम पूरे के पूरे महीने दिन तक हम होटल में एफोर्ड कर पाए। तो कभी सिस्टर के यहाँ, तो कभी किसी रिलेशन में, तो कभी किसी नेटवर्क में जो टीम के लोग हैं, कभी उनके पास, और इस तरीके से जो है नेटवर्क बनता गया। और हम उसके अंदर कब सुबह और कब रात और कब महीनों निकल जाता था, पता नहीं चलता था। मेरे सीनियर्स को मालूम है, मेरे भाइयों को मालूम है, मेरे नेटवर्क के अंदर जो लोग हैं उनको मालूम है कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए जाता था और महीनों गुजर जाता था। ये हार्डवर्क था जो किया, और किया तो उसका परिणाम मिला। सिस्टर निकल करके आई, जिस सुधा पांडे को स्कूल में सब लोगों ने उनका टेस्ट लेना शुरू किया कि मैडम आपसे नहीं होगा, आप देखिए आपके शरीर में दम नहीं है, आप खुद बीमार हैं, आपके भाई के सहारे कब तक होगा। और मुझे जवाब देना था इन लोगों को, मुझे प्रूफ करना था। ये एक आन बान शान की लड़ाई थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, ये उसके इज्जत की लड़ाई थी, और मुझे करना पड़ा। मैं टीका, मैंने बोला कोई बात नहीं, दिखाएंगे दुनिया को। जब इवॉल्व इंडिया साथ है, जब बड़े बड़े लीडर्स का साथ है, तो करके दिखाएंगे। मेहनत तो करना यहां पे। और मैंने करना शुरू किया। और सिस्टर के अंदर जितना दम था, बेशक वो फिजिकली कमजोर थी, लेकिन दिमागी रूप से कमजोर नहीं थी, मेंटली वो स्ट्रांग थी। उसको ये लगा कि अगर मेरे 3 भाई, एक रूबी है उस लेवल पे, सुबोध सर रूबी थे, मैं एमरल्ड था, सुधीर जी टोपैज थे, अगर तीनों भाई मेरे कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। उसके अंदर ये बात, मतलब हमेशा इस बात को वो बोलती रहती थी कि क्यों नहीं कर सकते। और उसने लगा, जबरदस्त मेहनत किया, सिल्वर भी बनी, गोल्ड भी बनी। नेटवर्क में कई सारे लोग निकल करके आने शुरू हो गए। उस वक्त कई सारे लोग आने शुरू हो गए, नए लोग। ब्रजकिशोर जी जो आज डायमंड हैं, मिस्टर उमानाथ ठाकुर जिसको हमारे लिए वो जोश मशीन है एक तरीके से, मिस्टर सुदय पासवान पहली बार जब आए थे, और फर्स्ट टाइम जब आप देखते तो आपको लगता कि पता नहीं गमछा रख करके और वो बनियान और निक्कर, मैंने देखा कोई बोल नहीं सकता है कि हाँ जिंदगी ऐसे भी बदलती थी। अभी बस डायमंड के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, कभी भी डायमंड का खुशखबरी आ जाएगा। मिस्टर चंदन कुमार जो देखने में तो छोटा है लेकिन काम बड़ा है, पहले दिन से साथ रहा। मिस्टर राकेश कुमार, पेशेंस के अगर मैं एग्जांपल दूं, मिस्टर वाई के चौरसिया जो पूरी ईमानदारी से पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और अभी तक खड़े हैं। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हुई, कुछ भी आया, लेकिन ये वो लोग हैं जो बिल्कुल खड़े रहे। मिसेज रिंकू सिन्हा, लेवल बेशक छोटा है लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी है, पहले दिन से खड़ी हैं। क्योंकि मुझे याद है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, दीदी का सिल्वर भी हुआ, गोल्ड भी हुआ, पर्ल भी हुआ। और जब स्कूल के जो ताने थे, तो स्कूल वाले जब जो स्कूल से ताने मिलते थे टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के, वो ताने धीरे धीरे अब बंद हो गए। उन लोगों ने उसको बोलना शुरू किया कि अब लगता है कि मैडम आप नहीं रुकेंगी, अब लगता है कि आप कर जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर भी वही खून है जो आपके भाइयों के अंदर है।
तो पॉजिटिव अब उनके लिए लोग, जो लोग नेगेटिव सोचते थे वो पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिए, क्योंकि उसने भी डेयर किया, उसने भी साहस किया अपने कदम को बढ़ाने के लिए, और वो भी देर रात तक हमारे साथ काम करती थी। मैं याद करता हूं उस दिन को। उस दिन उसको लगता था, कई बार बोलती थी कि भाई है इतना टाइटली मेरे साथ बिहेव कर रहा है। मैं बोलता था कि 5 बजे सुबह उठना है और निकलना है, और उसको लगता था, कई बार उसको लगा भी कि कैसे करके देख रहा है मेरी सेहत का क्या, सेहत की पोजीशन को ख्याल नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे तो कुछ और भी जुनून सवार था सर पे। मुझे तो कुछ एक इतिहास वहां पर खड़ा करना था, मुझे एग्जाम्पल सेट करने थे। तो इसलिए जो कुछ भी किया मुझे पता था कि मैं भले के लिए कर रहा हूं। और इस तरीके से गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड, नीचे से कई सारे लोग सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपैज ये सब निकलने शुरू हो गए नेटवर्क में। आज अगर मैं बोलूं कि उस नेटवर्क का देन है कि आज मिस्टर वेद प्रकाश जी जो आज डायमंड है, मिसेस रूपा जो डायमंड है, मिस्टर अमित, मिस्टर विक्की और बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मतलब आई फील प्राउड दैट दे आर द पार्ट ऑफ माई टीम। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक एक इंसिडेंट हुआ। अगर वो इंसिडेंट शेयर नहीं करूंगा तो शायद आपको यह समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में आपके लिए वरदान कैसे है, डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में आप कैसे सुरक्षित हैं। यह अपने आप में, यह वृत्तांत आपको साबित करेगा कि जिंदगी के अंदर हाउ मच सिक्योर यू आर विद सेफ्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद मुझे इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था और अचानक एमरल्ड लेवल का प्रमोशन हुआ था अभी दीदी का, सुधा मैडम का, और वो एमरल्ड लेवल के बाद, एमरल्ड का प्रमोशन के बाद एक अचानक ऐसा मोड़ आता है कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट कर जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है शरीर, एक हाथ और एक पैर पैरालाइज्ड हो जाता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा की घड़ी थी, बहुत बड़ा टेस्ट मेरा शुरू हो गया। वो गिरी ऐसे कि मैं संजोग से, मैं वहां पर मुजफ्फरपुर में ही था, मैं उठा करके ले गया उसको वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल पारस इन पटना, और मैं वहां पर लेकर के गया इरिस्पेक्टिव ऑफ कि पैसा क्या खर्च होगा, ये बिना सोचे मैं गया और उसको इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इससे बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, और मैं डाल दिया वहां पर। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, 15 दिन मैं खड़ा रहा एक पैर पे। नेटवर्क के अंदर वो एसोसिएशन इतना तगड़ा था, वो इंटीमेशन लोगों के साथ इस तरीके से था कि उस पीरियड में इलेक्शन का टाइम था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, लोग एम्बुलेंस बुक करके हॉस्पिटल में आया करते थे। कैसे कैसे करके लोग मिलने के लिए आते थे कि कहीं ब्लड को जरूरत तो नहीं है। जिस दिन ऑपरेशन होना था, मैं भूल नहीं सकता वो सारे के सारे लीडर्स को जो एक पैर पे खड़े थे। और ये मिलता है व्हाट इवॉल्व इंडिया गिव्स अस, व्हाट शेप्स ऑफ गिव अस। ये एसोसिएशन का कमाल था। और इसके बाद 15 दिन के बाद वो ऑपरेशन जब ऑपरेशन से बाहर निकली, तो चूंकि उसका हार्ट बहुत कमजोर था, लगातार 15-20 दिन के बाद एक झटका पैरालिसिस का और आया, और उसके बाद हमने उसको दिल्ली बुला लिया, उसके हार्ट की सर्जरी कराई। और हार्ट की सर्जरी होने के बाद वो बची तो, मतलब वो फिजिकली फिट तो नहीं हो पाई, लेकिन वो जीवित रही। और लोगों के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग निराश हुए पड़े हैं। कई सारी लेडीज को लगता था, महिलाओं को लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। और मेरे लिए दोबारा से ये मेरे लिए टेस्ट था। वो बोलते हैं ना कि जब भी आप कोई सही रास्ते पे चुनोगे, सही रास्ते का चुनाव करोगे और सही ट्रैक पे चलने की कोशिश करोगे, व्हेन यू विल ट्राई टू लिव बाय द राइट थिंग्स यू विल बी टेस्टेड। वो मेरे परीक्षा की घड़ी थी, वो फिर से टेस्ट, क्योंकि सबके अंदर एक निराशा हो गया था। और वो उस निराशा के अंदर लोगों को लगता था कि पता नहीं मैडम जो फील्ड में होती थी, मैडम का जो सपोर्ट होता था, पता नहीं अब कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और मुझे उस निराशा भरे बादल में आशा का बीज डालना था। अगेन हमने स्टार्ट किया फिर से, और मेरे को याद आया कि शायद इस मैदान में, इस कर्म क्षेत्र के मैदान में, मैं कुरुक्षेत्र तो नहीं बोलूंगा, इस कर्म क्षेत्र के मैदान में दोबारा से फिर से मुझे 2-2 रोल करके वहां पर अपने आप को साबित करना था। मुझे ही अर्जुन बनना पड़ा और मुझे ही कई बार कृष्ण बनना पड़ा। और मुझे वो वाकया याद आता था कि जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार वो अभिमन्यु का जब वध हुआ, ये ऐसा लगता था जैसे सन्नाटा हो गया पूरे पांडवों के अंदर। और श्री कृष्ण भगवान आकर के क्या बोलते हैं कि हर लड़ाई, हर बैटल एक बार में एक आदमी जीत ले जरूरी नहीं है। कई बार डिप्रेस्ड आदमी होता है, कई बार जिंदगी के अंदर ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको वहां पर याद करना पड़ेगा कि आप किस लिए आए थे, आपका लक्ष्य क्या था। और श्री कृष्ण भगवान उस वक्त जब अर्जुन डिप्रेस हो रहे थे, तो उन्होंने एक ही चीज बोला
कि अभी हम लोग आए किस लिए थे, हमारा उद्देश्य क्या था, फाइनल गोल अभी बाकी है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, कि वहां पे मुझे अपने आप को खुद को समझाना था। और फिर से मुझे वो सारी के सारे जो डिसअपॉइंटेड थे लोगों के अंदर, जो निराशा थी, जो एक उदासी थी, उसको हटाना था। और फिर से दोबारा से हमने काम करना शुरू किया, दोबारा से वो जोश वापिस आया सबके अंदर, और जिसका नतीजा ये हुआ कि नेटवर्क उठ करके फिर से खड़ा हुआ, नेटवर्क फिर से खड़ा हुआ, लोगों ने काम करना शुरू किया, फिर से अचीवमेंट निकलनी शुरू हुई। दीदी बेड पे होते हुए भी जो है उसका एक मैसेज था लोगों के अंदर, कई बार पूछती रहती थी क्या चल रहा है नेटवर्क में, कैसा चल रहा है, उसका बेशक वो शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी जो भावनाएं थी, उनका जो इमोशंस था, वो कहीं ना कहीं नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। और ये सब कुछ हुआ, जिसका नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, अल्टीमेटली रिजल्ट ये मिला कि जब मैं डायमंड हुआ, 2013 की बात है, जब मैं 2013 में जब डायमंड हुआ, और ये जो हार्डवर्क वहां पर हुआ था, वो हार्डवर्क जो हुआ, और फिर से दोबारा से जो गोल सेट हुआ कि नहीं, अभी जो युद्ध है खत्म नहीं हुआ, अभी जो गोल है, जिन चीजों के लिए हम आए हैं, वो भी बहुत कुछ करना बाकी है। और वो फिर से अपने आप को संभाला, नेटवर्क को संभाला, फिर से उसको रनवे पर लेकर के आए और दौड़ाना शुरू किया। और नतीजा ये रहा कि जब मैं डायमंड बना, तो मुजफ्फरपुर के अंदर मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल, आई मेड अ ब्यूटीफुल हाउस, मैं एक घर बनाया वहां पे। ये हमारा दूसरा घर था दिल्ली के बाद, दिल्ली में पहला, और देन मुजफ्फरपुर में मैंने जो घर बनाया, दैट वाज द सेकंड हाउस। फिर कहानी बढ़नी शुरू हुई, वहां पर हम लोग रुके नहीं, वहां से लगातार आगे बढ़ते रहे, इम्तहान देते रहे, जितनी भी जिंदगी के अंदर जो टेस्ट होना था वो होता रहा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सुधा मैडम जो कभी एमरल्ड लेवल पे पैरालाइज्ड हो गई थी, वो सुधा मैडम जो कभी जिनके 2-2 बार सर्जरी हुआ, और वो दीदी का डायमंड प्रमोशन हुआ, और इस तरीके से नेटवर्क बढ़ता रहा। जो नेटवर्क 2500 पे जिस तरीके से पैरालिसिस अटैक की वजह से जो शरीर उनका गिरा था, वो नेटवर्क आज दोस्तों बताते हुए खुशी है कि 25,000 से भी ऊपर है। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस, कि आप इस इंडस्ट्री में, इस सेफ शॉप बिजनेस के अंदर आप कहां तक जा सकते हो, कि आप, एक आदमी बीमार है, और फिर भी जो एक टाइम पे जो हार्डवर्क हुआ, एक टाइम पे जो मेहनत लगा, एक टाइम पे जो ईमानदारी लगी, वो उस मेहनत का नतीजा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। वो जो घर आया मुजफ्फरपुर में, वो जो डबल डायमंड हुआ, आज ब्रजकिशोर जी का डायमंड हुआ, रूपा जी, वेद प्रकाश जी का जो डायमंड हुआ, ये सब कुछ उस मेहनत का नतीजा था। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि मुझे इन जैसे हार्ड वर्किंग करने वाले लोग, मुझे इनके जैसे लोग, ऑनेस्ट लोग मिले। आज एक अच्छा एसोसिएशन मिला, जिसका परिणाम था कि ये सब कुछ संभव हो पाया। मैं यही बोलूंगा कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप इस बात को समझिए, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री आपको वो सब कुछ दे सकती है, शायद जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री, आज का मेहनत वो कल का आराम है। आज जो आप डेडिकेशन, आपका जो आज आप जो डेडिकेशन देंगे, आप जो कमिटमेंट देंगे, आज जो आप हार्डवर्क करेंगे, वो सब कुछ आपको पे करेगा। हमारे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे कि हार्ड लेबर नेवर गोज इन वैन, और वो बात बिल्कुल सत्य है। वो हार्डवर्क करने से अगर ये सारी चीजें मिलती है, अगर आपका डायमंडशिप अचीव होता है, अगर आपके घर में 50 लाख और 1 करोड़ रुपया आता है, अगर आपका घर बनता है, अगर आपके बच्चों का लाइफ सुरक्षित हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री निश्चित रूप से एक आदमी के लिए वरदान है, हमारे जैसे इंसानों के लिए वरदान है। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर बताता हूं, अगर 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर इस बिजनेस में आने के बाद अगर दिल्ली में एक घर बनाया, मुजफ्फरपुर में एक घर बनाया, और डायमंड बनने पे फ्लूडिक टॉप मॉडल वरना गाड़ी खरीदा, तो ये चेंज है, ये बदलाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन इस बिजनेस का देन है। दोस्तों, मैं सबसे बोलूंगा कि जो भी लोग हैं, जो भी नेटवर्क में जो लोग देख रहे हैं, जो लाइव हैं और जो देखेंगे बाद में, उन सबको मैं बोलूंगा कि इसको दिल से कीजिए, जबरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जिसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। डिप्रेशन लाइफ में आएगी, निराशा आएगी, कई बार लगेगा कि बिजनेस चलेगा, कई बार लगेगा बिजनेस नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे, आपका विश्वास और आपका इरादा अगर मजबूत है, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। ऐसा मैंने महसूस किया है। उसके बावजूद डायमंड हुआ, डबल डायमंड हुआ, हम रुके नहीं, उसके बाद भी हमने मेहनत करना शुरू किया। मैं बाहर तो निकला ही था, लेकिन मेरे नेटवर्क के अंदर बहुत ऐसे लोग थे जो महीनों महीनों दिन बाहर जाकर के टिक गए। मिस्टर बीके सिंह दिल्ली छोड़ करके रांची में जाकर के रह गए। मिस्टर राजीव ठाकुर अपने घर को छोड़ करके बाहर जाकर के महीनों दिन तक भागलपुर में और मुंगेर में रुक गए। मिस्टर सुधीर जी घर छोड़ करके बाहर गए, परिवार को छोड़ करके। तो दोस्त,
ये वो लोग हैं जो जिन लोगों ने इस चीज को समझा। ये त्याग और ये सेक्रीफाइस का नतीजा है। आज अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ ये मेरी हार्डवर्क, मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है। ये हर सर, दीपक सर, मान सर, अजय पिल्ले सर और प्रदीप मिश्रा जी और बड़े बड़े हर वो लीडर जिनका एक अच्छा एसोसिएशन अगर नहीं मिला होता, उनके गाइडलाइन में उनको देख करके हम लोग अगर मोटिवेट होकर के आगे काम नहीं किए होते तो ये कुछ नहीं होता। आज इन्हीं चीजों का नतीजा है कि करीब लास्ट ईयर मैं सेंट्रल दिल्ली में मोती नगर में एक टॉप क्लास सोसाइटी डीएलएफ कैपिटल ग्रीन के अंदर मैं जो फ्लैट खरीदा हूं, वो फ्लैट आज इस बिजनेस का देन है, इस सेफ शॉप बिजनेस का देन है, ये इवॉल्व इंडिया का देन है दोस्त। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे रिलेटिव, जो भी मेरे दिल के करीब जितने भी लोग जो देख रहे हैं, अगर आप सब लोग दिल से जुड़ करके काम करेंगे और मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वो हर चीज आपको मिलेगा जो आज मुझे मिला है। अगर मैं यहां पर हूं तो निश्चित रूप से आप भी आएंगे, इसमें कोई कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। बस आप एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लगातार टिकना पड़ेगा। टेस्ट तो जरूर होगा, टेस्ट हर वक्त होगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने टेस्ट दिया, मैंने एग्जाम दिया, जगह जगह गए, महीनों दिन रुका, इसमें नंबर कितने मुझे मिलेंगे ये मेरे गुरुजन को मालूम है, ये मेरे अपलाइन को मालूम है। लेकिन हाँ, ये लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जाना पड़ता है। वो हार्डवर्क आपको देनी पड़ेगी, मेहनत आपको देना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको अपने बात को विराम देने से पहले एक तो मैं दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में मेरा सोसाइटी कैसा है। कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर सोसाइटी दिखाइए, घर दिखाइए, लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आपको। जाते जाते एक जो चीज है, जो 2-3 लाइनें हैं, वो जरूर मैं बोलूंगा दोस्त। दो तीन लाइनें हैं वो मैं जरूर बोलूंगा कि दोस्त, मैं तो इस लॉकडाउन में घर पे रहकर कुछ आध्यात्मिक तो कुछ मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहा हूं। आप भी पढ़ो ना। और मैं अपने घर में कुछ क्रिएटिव कामों में व्यस्त रहकर इस देश के साथ मिलकर कोरोना को हराने में मेरी मदद करो ना। और अगर फेसबुक लाइव सेशन में आपको मजा आया हो तो फिर इसे फटाफट शेयर करो ना, क्योंकि आप जहां तक जितना ज्यादा शेयर करेंगे ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा। लोगों को ये बात समझानी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आदमी की जिंदगी किस तरीके से बदलती है। लाइफ के अंदर अगर सेफ शॉप का निर्णय किसी ने लिया है, वो निर्णय उनकी जिंदगी के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकता है, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। और दोस्त, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इवॉल्व इंडिया में, बहुत ऐसे लोग हैं सेफ शॉप के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है। मैं आपको यहां से अपने सोसाइटी का थोड़ा सा एक व्यू जो है मैं दिखाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि किस तरीके से, कौन से सोसाइटी में मैं रहता हूं, इसका नजारा थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप जरूर लें। आपको ये दिख रहा होगा, ये सारे नीचे के नीचे स्विमिंग पूल है, कुछ इस तरीके से है ये सोसाइटी है। और शायद ये ख्वाब ही रह जाता अगर मैं सेफ शॉप बिजनेस में आने का निर्णय अगर नहीं लिया होता तो शायद ये ख्वाब रह जाता। और अगर ये सब कुछ पूरा हुआ है तो ये बिजनेस का देन है, ये सेफ शॉप इंडस्ट्री का देन है। मैं फाइनली आप थोड़ा सा देखेंगे इंटीरियर का कुछ इस तरीके से। ये सब कुछ दोस्त ये बिजनेस का देन है। सो लास्ट मैं आपसे विदा ले रहा हूं और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।